आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, तारीख है 16 नवंबर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं शाम का हमारा स्पेशल न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। खबरों का वो कोना जहां हड़बड़ी और हंगामे से दूर दुनिया जहान की सबसे जरूरी खबरों के सटीक विश्लेषण को हम आप तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल आसान जबान में। तो अगले 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए और मैं झट से बताता हूं आपको कि आज किन खबरों पर हमारी नजर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया, जिसको लेकर यूपी में सियासत गर्म रही। जानेंगे कि एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अब लोगों को किस तरह की सुविधा होगी। साथ में ये भी जानेंगे कि बीजेपी ने पूर्वांचल पे इतना जोर क्यों लगाया हुआ है और सुल्तानपुर के आसपास के जिलों की राजनीतिक तस्वीर क्या है। इसके बाद जानेंगे कि भारत में हो रहे ऑनलाइन बाल यौन शोषण साइबर क्राइम के पीछे की कहानी, जिसमें हम मॉडस ऑपरेंडी पर बात करेंगे और साथ ही समझेंगे कि इंटरनेट पर अपने बच्चों को यौन उत्पीड़न से कैसे बचाएं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि पहले समलैंगिक जज की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम और सरकार में क्यों तनातनी मची है। केंद्र की तरफ से इस पर कौन सी आपत्तियां जताई गई हैं, इस पर बात करेंगे। और अंत में चलेंगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, जहां 2 दिन पहले हुए ऑपरेशन में 26 नक्सली मारे गए थे। सुनेंगे कि वहां के क्या हालात हैं एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले सुनिए 60 सेकंड्स में हेडलाइन खुशबू कुमार से। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ T20 वर्ल्ड कप और 2031 में बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप करेगा को होस्ट। पाकिस्तान भी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी करेगा होस्ट। यूपी, हरियाणा और पंजाब के साथ दिल्ली सरकार ने की मीटिंग, इंडस्ट्री बंद कर वर्क फ्रॉम होम का दिया सुझाव। सिख श्रद्धालुओं के लिए 17 नवंबर से खुलेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। ममता सरकार ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के खिलाफ रेजोल्यूशन किया पास, प्रस्ताव के पक्ष में 112 और इसके विरोध में 63 वोट पड़े। फाइजर गरीब देशों को सस्ती कीमत पर करेगी कोरोना कैप्सूल सप्लाई, दुनिया की आधी आबादी को मिलेगा फायदा। शीना बोरा हत्याकांड में 6वीं बार अदालत ने खारिज की इंद्राणी की जमानत अर्जी। पाकिस्तान ने मसूद खान को बनाया अमेरिका में अपना नया एम्बेसडर। मसूद खान के अलकायदा से भी रहे हैं करीबी रिश्ते। और इंडियन एक्टर पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार, ये सम्मान पाने वाले बने राज्य के 10वें व्यक्ति। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी में बनकर तैयार हुए 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसका लोकार्पण यानी कि इनॉग्रेशन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इनॉग्रेशन समारोह में पीएम दोपहर 1 बजे के करीब पहुंचे। स्वागत को लेकर पहले से ही वहां सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थे ही। इनॉग्रेशन के बाद पीएम ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। फिर एयर शो भी हुआ, जिसमें सुखोई 30, जगुआर, मिराज, हरक्यूलिस समेत 11 लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए। पीएम ने अपने भाषण में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की महत्ता तो बताई ही, लेकिन पूर्वांचल पर उनका खास ध्यान है ये बताना वो नहीं भूले। सुनिए। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खामियों को लेकर सरकार से खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि फीता काटो पॉलिटिक्स के तहत ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू तो कर दिया गया, पर इसमें वो बात नहीं है जो उनकी सरकार बनाना चाहती थी। सुनिए अखिलेश यादव की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टिप्पणी को। ये आगरा लखनऊ से बेटर एक्सप्रेसवे डिजाइन्ड था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशंस बदले और जनता में झूठा प्रचार किया कि इस हाईवे को लेकर के भ्रष्टाचार है, जिसकी लागत हम कम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक्सप्रेसवे डिजाइन था
वो स्पेसिफिकेशन सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो मानक कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक ये कहते हैं कि जो मीडियन होना चाहिए एक्सप्रेसवे का वो 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होना चाहिए। ये इन्होंने मीडियन कम कर दिया। जो इसकी क्वालिटी थी सड़क की, जो राइडिंग क्वालिटी थी वो कट डाउन हो गई। ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन शीट्स लगाई जाएंगी जो पानी बहने पर मिट्टी को ना काटे, वो सिलिकॉन शीट्स नहीं दिख रही हैं। ये सर्विस लेन नहीं दिख रही है, वे साइड एमिनिटीज नहीं दिखाई दे रही हैं, और जो लाइट्स भी लगनी थी वो उतनी अच्छी लाइट्स नहीं लगी। जो रात में अगर कोई ट्रेवल करेगा तो उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी। तो मैं समझता हूँ इस एक्सप्रेसवे के स्पेसिफिकेशन गिरा करके झूठा प्रचार किया गया। अब चलते हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक के पास, जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से लेकर इनॉग्रेशन सेरेमनी तक सब कुछ अच्छे से देखा समझा है, और उनसे बात करते हैं। अभिषेक, दावे और विरोध की इतर इस एक्सप्रेसवे का फायदा कैसे मिलेगा लोगों को? किन इलाकों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे? एक बात तो साफ है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कम पूर्वांचल के जो जिले हैं उसमें विकास का रास्ता खुलेगा। और आप देख लें, लखनऊ से ये हैदरिया इलाका है गाजीपुर का, जहां पर ये एक्सप्रेसवे उतर रहा है, और वहां से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर बिहार है। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती, ऐसे तमाम जो जिले हैं पूर्वांचल के वो सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। 9 जिले ऐसे हैं जो इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं, और इस एक्सप्रेसवे की वजह से जो दूरी है पूर्वांचल की वो आधी घट कर रह गई है। यानी कि जो जिस जगह तक पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते थे बिहार बॉर्डर तक, वहां तक पहुंचना अब 3.5 घंटे में संभव हो पाएगा। और ये एक्सप्रेसवे इस लिहाज से विकास का द्वार खोलेगा कि आप बलिया से लेकर, गाजीपुर से लेकर नोएडा तक 10 घंटे में सफर कर पाएंगे। और इस इलाके में जो भी इंडस्ट्रियल कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास है उसका रास्ता खुलेगा, किसान और मजदूरों के लिए रास्ता खुलेगा। अगर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो सकता है, इंडस्ट्रीज आएंगे, और जिस तरीके का ये इलाका है कृषि प्रधान इलाका, ऐसे में किसान, मजदूर और खासकर इंडस्ट्री के लिए ये हब हो जाएगा। और सरकारें इस ओर अपनी नजरें गड़ाकर बैठी हैं। मुझे लगता है कि न सिर्फ पूर्वांचल के लिए ये विकास का द्वार होगा, विकास की एक गाथा लिखेगा, बल्कि ये पूर्वांचल को डेवलप करने में, यानी कि विकसित बनाने में इसका बड़ा योगदान होगा। अभिषेक, पीएम अपने भाषण में पूर्वांचल का खासा जिक्र कर रहे थे। कुशीनगर एयरपोर्ट का भी जिक्र किया उन्होंने। फिर एक महीने में पीएम का ये तीसरा पूर्वांचल दौरा है। पूर्वांचल को पीएम की इस खास तवज्जो की इसकी क्या वजह है? पूर्वांचल पर कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस है, और बीजेपी के का ही नहीं, बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के निशाने पर इस वक्त पूर्वांचल है। निशाना इस सेंस में कि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा भीषण सियासी संघर्ष है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस बार वो पूर्वांचल में बीजेपी का तख्ता पलट सकती है। 164 सीटें हैं, और बीजेपी के पास इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें हैं। और समाजवादी पार्टी को अगर देखें तो जौनपुर, आजमगढ़, ऐसे इलाकों में समाजवादी पार्टी का दबदबा पहले से रहा है, और आज भी उन इलाकों में बेहद ही मजबूत है। पूर्वांचल में बलिया, बनारस, ऐसे इलाकों में तो इस बार का जो संघर्ष है, जो सियासी संघर्ष है, वो बेहद कड़ा होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी, आप मान लें कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत कड़ी टक्कर में होगी, और कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल में इस बार बीजेपी के लिए खासी मुश्किलों का सामना करना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद एक तरीके से प्रचार की कमान अपने हाथ में ली है, तो अमित शाह ने संगठन की कमान ले रखी है। प्रधानमंत्री अब तक पूर्वांचल में कई दौरे कर चुके हैं। कुशीनगर के अलावा सिद्धार्थनगर के अलावा आज वो लगभग पूर्वांचल का ही इलाका समझें, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास थे। कई जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और लगातार पूर्वांचल में सक्रिय हैं। उधर अमित शाह ने संगठन की बड़ी बैठक वाराणसी में की है। आने वाले वक्त में वाराणसी का जो काशी कॉरिडोर है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो पूरा पूर्वांचल इस वक्त
बीजेपी के इसलिए भी कह सकते हैं कि निशाने पर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूर्वांचल अगर हारे तो बीजेपी के लिए राह बेहद ही मुश्किल होगी। और उन्हें लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह पूर्वांचल में भी उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री का पूरा जोर पूर्वांचल पर दिखाई दे रहा है, बीजेपी का पूरा जोर पूर्वांचल पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि सारे डेवलपमेंट के इस वक्त जितने प्रोजेक्ट आप देख लें, चाहे वो काशी हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, अभी प्रधानमंत्री का पूरा फोकस इस ओर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में जब वो जनता के बीच बीजेपी जाएगी तो उनके पास कहने को बहुत कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कुमार अभिषेक। लंबे समय तक घरों में बंद रहने से बच्चों की ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ गई है, ये तो आप भी जानते ही होंगे। इसी दौरान बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले भी बढ़े हैं और ये देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। ये मैं नहीं बल्कि हाल ही में जारी एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 की तुलना में 2020 में 400% साइबर अपराध के मामले बढ़े हैं। इनमें से ज्यादातर मामले सेक्सुअल एक्टिविटीज कंटेंट से जुड़े हैं। यूपी में तो सबसे ज्यादा साइबर पोर्नोग्राफी के मामले हैं और बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने आज सुबह देश के 76 लोकेशन पर छापेमारी की है। इन जगहों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। अब सोचिए, इतने सारे राज्यों में 76 लोकेशन पर छापेमारी हुई है। इनमें से केरल और कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में आज छापे की कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा गुजरात और दिल्ली में भी आज सीबीआई की जांच चल रही है। अब आप सोचिए ये कितना संजीदा है, कितना गंभीर है ये। अब आप ये सोचिए कि जिस तरह से ये बाल यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर बच्चे ऑनलाइन कैसे गुमराह हो जाते हैं, उन्हें किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, उन्हें किस तरह से उन्हें लालच दी जाती है, किस तरह उनका माइंड वॉश होता है और ये ऑनलाइन अटैकर्स बच्चों को क्या लालच देते हैं। इस बारे में मैंने बात की महाराष्ट्र साइबर सेल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बल सिंह राजपूत से। हाँ जी, एक तो ये है कि अभी बच्चे ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप का और टैबलेट का यूज़ करते हैं। एक तो पैंडेमिक की वजह से और ज़्यादा वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन बाकी की पढ़ाई हो एंड एंटरटेनमेंट भी अभी ऑनलाइन चला जाने की वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से ग्लू रहते हैं। लेकिन जब वो ऑनलाइन देखते रहते हैं, जैसे यूट्यूब है या बाकी के जो सोशल मीडिया के साधन है, उसमें भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट या फिर ये भी ये पोर्नोग्राफी रिलेटेड आ जाती है या गलती से भी बच्चे कोई बटन दबा देते हैं तो उसमें ट्रैकर लग जाते हैं। एक तो ये बात हुई। सेकंड बात है कि ऑनलाइन जो अटैकर्स है, जो इस टाइप की एक्टिविटी में जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको गुमराह करने के लिए वो ग्रूमिंग करते हैं। मतलब कुछ जैसे मान लीजिए कि फेसबुक को हो या इंस्टाग्राम पे हो, वो फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, बच्चों को उसमें पूरा इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में फिर उनको इस तरह से उनके ऊपर में हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस डालते हैं कि बच्चे इस टाइप के काम करने में मजबूर हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ जो बच्चों के साथ में लोग हैं, उसमें से भी कुछ लोग जो बच्चों का शोषण कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो बना के वो बेच रहे हैं या फिर वायरल कर रहे हैं। ये तीन टाइप के लोग हैं जो इस टाइप की कार्रवाई करते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी जो अभी तक है वो देखी जा रही है। अच्छा, इंटरनेट पर इतना लंबा वक्त बच्चे आजकल बिताते हैं, आप उनके माता पिताओं को क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, वो कैसे अपने बच्चों को इन यौन उत्पीड़न से बचा सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रोल है माता पिता का। एक तो इस टाइप के यौन उत्पीड़न कैसे होता है, कैसे ग्रूमिंग होती है, कैसे फंस सकते हैं, इसके बारे में जानकारी बच्चों को देना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कौन कौन सी साइट को विजिट कर रहे हैं, ये भी देखना माता पिता का जरूरी है, फर्ज है। इसमें अगर उनको समझ में आता है कि कोई ऐसी साइट है या पोर्नोग्राफिक साइट है या फिर ग्रूमिंग वाले कोई अटैकर्स है जो उनके टच में है, या कौन उनको फॉलो करता है और इसको ये किनको फॉलो कर रहे हैं,
ये सारी चीजें माता पिता ने देखनी चाहिए। तीसरी चीज है कि जो अकाउंट वो यूज कर रहे हैं, जैसे पेरेंटल कंट्रोल बहुत सारे मोबाइल फोन्स में, गूगल अकाउंट में और बाकी के अकाउंट में अवेलेबल है। तो जब पेरेंटल कंट्रोल का यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है बच्चों को, वो भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात है कि माता पिता ने उनके साथ में ओपनली बात करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ दबाव है या फिर आप फंस चुके हैं या तो उनसे बात करके समझना चाहिए, ना कि उनको डांट के ये काम होने वाला है तब तो वो छुपा के रखेंगे। इसलिए अच्छी तरह से ओपनली बात करके उनको समझना चाहिए कि बच्चे किधर फंस तो नहीं गए हैं या फिर कुछ गलत इसमें वो प्रभाव में नहीं आए, ये देखना उनकी बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ कि जिम्मेदारी है, और जो उन्होंने हर दिन उनके साथ में इसके बारे में बात करके समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बल सिंह राजपूत। सितंबर 2018 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 377 के प्रावधान को हटा दिया। देश में जश्न मना, फैसले के समर्थन में रोड शो निकाले गए। उस फैसले को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी लोग समलैंगिकता को लेकर दो खानों में पटे नजर आते हैं। कोई इसे अपनी पसंद बताता है तो कोई इसे बीमारी करार देता है। एक दफा फिर से देश में समलैंगिकता पर बहस शुरू हो गई है। कारण है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा एक समलैंगिक जज सौरभ कृपाल को हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश करना। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की 11 नवंबर को बैठक हुई थी और उसमें ही ये सिफारिश की गई थी। लेकिन यहां खास बात यह है कि केंद्र ने 4 दफा कृपाल के नाम को लेकर आपत्तियां जताई। इसके बावजूद कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश दी है। तो अब यहां जानना यह बहुत दिलचस्प होगा कि जिस सौरभ कृपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में हाँ ना हो रही है, दरअसल वो कौन है और उनके अपने अब तक के जीवन में उन्होंने किस तरह के काम किए हैं और उनका करियर क्या है, ये पूछा मैंने इंडिया टुडे में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनीशा माथुर से। देखिए, सौरभ कृपाल जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं अब दिल्ली हाई कोर्ट में। वो ऑथर भी रहे हैं, उन्होंने काफी केसेस भी लड़े हैं। उनका वैसे तो वो सिविल क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस करते हैं वो, लेकिन जो जिस केस को लेकर उनका नाम पब्लिसाइज हुआ वो ये था कि जो 377 सेक्शन 377 वाला जो केस था LGBT राइट्स वाला, उसमें वो काफी आगे तक रहे। उन्होंने काफी काम किया, उसमें वो वकील भी थे। और जहां तक उनकी बैकग्राउंड का सवाल है, उनके पिताजी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। जस्टिस BN कृपाल जो हैं, उनके पिताजी हैं वो 31st चीफ जस्टिस रहे हैं हिंदुस्तान के। 2002 में वो चीफ जस्टिस थे। वो सौरभ कृपाल जो हैं वो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं उनको वकालत करते हुए। कई केसेस में वो रहे हैं। कमर्शियल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के काफी केसेस उन्होंने किए हैं। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं ये कमर्शियल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेकर। अनीशा, केंद्र सरकार ने कृपाल के नाम पर 4 बार आपत्तियां जताई हैं। वो किस तरह की आपत्तियां हैं और केंद्र के पास कितनी बार कॉलेजियम के प्रस्ताव को लौटा देने का अधिकार है? जहां तक उनकी अपॉइंटमेंट का सवाल है, उसको लेके 2017 से कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि उनके एलिवेशन को लेकर जहां तक 2017 में सबसे पहले उनका नाम रेकमेंड किया था दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उनका नाम आगे किया था, लेकिन सरकार ने उस वक्त वो उनका नाम वापस कर दिया था। लेकिन उसके बाद से काफी वक्त तक उनका नाम हालांकि कंसिडरेशन में रहा, लेकिन उनका नाम आगे रेकमेंड नहीं किया गया। खासतौर से इसलिए क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं हैं और वो एक फॉरेन एम्बेसी के लिए काम करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ आपत्ति जताई थी। लेकिन अब क्योंकि दोबारा उनका नाम रेकमेंड किया गया है, अब ये उम्मीद जागी है कि वो उनको जजशिप मिलेगी दिल्ली हाई कोर्ट में, उनको जज की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा।
और क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल और कमर्शियल लॉ में भी जिस तरह के काम किए हैं, उसकी वजह से उनको काफी अच्छा वकील माना जाता है। केंद्र सरकार जो है, कोलिजियम का प्रस्ताव जो MOP है, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, उसके हिसाब से अगर कोलिजियम किसी का नाम रीटरेट करता है, यानी कि कोलिजियम कहता है कि हम चाहते हैं कि इन्हीं को बनाइए, तो केंद्र सरकार किसी का नाम एक बार ही वापस कर सकती है, लेकिन अगर दोबारा नाम गया तो फिर मना नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे कृपाल के केस में ये बात है कि 2017 में जब पहली बारी नाम गया था, उसके बाद कोलिजियम ने उसको रीटरेट नहीं किया था। अब ये नए सिरे से उनका नाम भेजा गया है, तो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे सरकार काम करती है। अगर सरकार उनका नाम वापस भेजती है और कोलिजियम उसको फिर रीटरेट करता है, यानी उस पर अडिग रहता है कि हम चाहते हैं कि इनको जज बनाया जाए, तो फिर केंद्र सरकार उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि कुछ नामों को लेकर जिस कंट्रोवर्सी उठी, तो केंद्र सरकार भी अड़ गई या सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम अड़ गया, तो कुछ महीनों तक नाम पर डिले हो सकता है। तब ये देखना होगा कि आगे इस सिचुएशन में क्या किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अनीशा माथुर। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज़ में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 9953323303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। माओवादियों के खिलाफ मुठभेड़, सिर से निकलता हुआ खून और उसे रोकने के लिए कोई कपड़ा सर पर बांध लेना, हाथों में फिर बंदूक उठाकर एक्शन में आना और दुश्मनों की अंतिम सांस तक लड़ते रहना, यह सब किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। लेकिन कुछ ऐसा ही मंजर शनिवार को गढ़चिरौली में था। ये रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ थी। शनिवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में कुल 26 माओवादी मारे गए, जिनमें 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद भी मारा गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के मर्दिन टोला जंगल में जब सैटरडे की सुबह मुठभेड़ शुरू हुई तो 100 से ज्यादा नक्सलियों ने अपने बहुत ही अत्याधुनिक हथियारों से C60 कमांडो और स्पेशल टास्क के जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। बाद में गढ़चिरौली के 11 पट्टी के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद भी किया गया। तो क्या हुआ था वहां पर 14 नवंबर को, यही जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर पंकज उपाध्याय से, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सुनिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मर्दिन टोला के घने जंगलों के बीचों बीच हैं। ग्राउंड जीरो से आज तक आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आ रहा है, ठीक उसी जगह से जहां पर शनिवार C60 के जाबाज कमांडो और नक्सलाइट्स के बीच में भयंकर इनकाउंटर हुआ था। यह इनकाउंटर 10 घंटे से ज्यादा चला था, जिसके बाद 26 नक्सली ढेर हो गए थे। यह वही इलाका है जहां पर मैंने आपको बताया कि 10 घंटे से ज्यादा तक संघर्ष चला था। अब इस इलाके में क्या क्या हो रहा है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त शांति जरूर पसरी हुई है, लेकिन निशान अभी तक यहां से मिटे नहीं है। अभी भी यहां पर कपड़े पड़े हुए हैं, एक फोटोग्राफ है जो यहां पर पड़ी हुई है। थोड़ा आगे अगर मैं जाऊं, यहां पर किसी की लिखी हुई चिट्ठी भी है। हालांकि इसको हम अभी छूना नहीं चाहेंगे। आगे अगर मैं थोड़ा सा और जाता हूं, यहां पर मुझे एक तस्वीर और नजर आती है, और यह तस्वीर अपने आप में ही एक बड़ी कहानी कहती है। इस व्यक्ति के हाथ में गन भी है और यह पूरे सूट में भी है। अब यहां पर बैग्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी है। यहां पर एक बैग और पड़ा है, इसके अंदर भी खाने पीने का सामान रखा गया है। जब ये इनकाउंटर हुआ तो यह बताया गया है कि हमारे भी 4 बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे जो घायल हुए। अब ये पूरा घने जंगल का इलाका है, यहां पर पहाड़ हैं,
यहाँ पर घने जंगल हैं और यह भी बताया गया है कि इन्हीं घने जंगलों और पहाड़ों की मदद लेकर कई ऐसे नक्सल नेता थे जो यहाँ से भागने में कामयाब भी हो गए। हालांकि 26 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें प्रमुख नाम मिलिंद तेलबटे का भी था। अब ये वही शख्स है जिसके सर पे 50 लाख का इनाम रखा गया था। करीब 63 केसों में ये वांटेड था। भीमा कोरेगांव केस में भी ये वांटेड था और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां इन राज्यों का ये चीफ था। अब यह भी बताया गया है कि जब ये एनकाउंटर चल रहा था उस समय हमारे सुरक्षा बलों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार संघर्ष के बाद कामयाबी हाथ जरूर लगी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है, क्या रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी हो सकती है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कंप्लेसेंट नहीं हो सकती हैं। महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो पैनी नजर बनाए हुए है। रूरल और अर्बन इलाकों में उसने अपनी नजर बनाए रखी है। पंकज उपाध्याय, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर, आज तक। और अब वक्त है आपसे रुखसत होने का। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। हमारा जो ईमेल का पता है वो है radio@aajtak.com और अब हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जहां आप अपना वॉइस नोट हमें भेज सकते हैं। उसका नंबर नोट कीजिए 9953323303। एक बार फिर से बताता हूं 9953323303। हम आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन पर भी मिलेंगे। किसी भी शो का नाम लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।